हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 5 में क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। आपको विराम मतलब आराम का एहसास होता है कि नहीं? तो आज हम विराम चिन्ह के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आप सब ध्यान से सुनिए। વિરામ ચિહ્ન વાક્યના ઉચ્ચારણમાં કે લખાણમાં ક્યાં કઈ રીતે અટકવું, ક્યાં કેટલો વિરામ લેવો તેનો સંકેત કરનાર ચિહ્નને વિરામ ચિહ્ન કહે છે. વિરામ ચિહ્નના ઉપયોગથી વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે. देखा, विराम चिन्ह की व्याख्या है कि हम विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे तब पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति, सुनने वाले को या लिखने के बाद जो पढ़ता है उसको. क्योंकि बिना चिन्ह से जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं तो प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं तब हम आश्चर्य चिन्ह लगाते हैं. अल्प विराम लगाते हैं तब छोटा सा अल्प विराम करते हैं. अब हम चिन्हनु, आप ये वाला चित्र मतलब कोठो है वो दिखाया है, बताया है. पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम कैसे होता है? पूर्ण विराम मतलब फूल स्टॉप. सादू वाक्य पूરું થાય ત્યાં પૂર્ણ વિરામ મુકાય. उदाहरण मतलब एग्जाम्पल. देखो, पहले पूर्ण विराम तो ब्रैकेट में चिन्ह है तो वो बताया है. फिर क्या वपरा है मतलब ये फुल स्टॉप जो पूर्ण विराम है वहाँ कहाँ अपन यूज़ करते हैं? कोई पर सिंपल वाक्य के बाद में पूर्ण होता है वाक्य तब उसका उपयोग होता है. अब वाक्य देखो, हूँ दररोज कसरत करूँ छू. अब दूसरा है प्रश्न चिन्ह. तो प्रश्ननो भाव होय ते वाक्यना अंते प्रश्न चिन्ह मुकाय छे. क्वेश्चन मार्क. देखो, पहले प्रश्नार्थ चिन्ह बताया है, फिर वो प्रश्न चिन्ह मुकाय छे. वो तू शू करे छे, तो वो प्रश्नार्थ. हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा नहीं कहते तू क्या कर रही है, ऐसा नहीं. तो हिंदी में हम ऐसा नहीं, पर गुजराती में हम ऐसा बोलेंगे तू शू करे छे. क्वेश्चन मतलब ऐसा भाव आना चाहिए तभी हम उसको क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं. अल्प विराम. अल्प विराम मतलब कोमा. उद्बोधन પછી अल्प विराम मुकाय छे. हम कोई भी वाक्य को बोलते हैं तो बीच में रुकते हैं तो थोड़ा सा विराम लेते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा सा, उसको अल्प बोलते हैं, इसलिए वो अल्प विराम है. एक ज वाक्यમાં એકથી વધુ નામોનો ઉલ્લેખ થાય ત્યારે દરેક નામ પછી અલ્પ વિરામ આવે. जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, रतन कपड़ा धोई नाख, मतलब रतन को बोला गया है. अब हम नदियों के बारे में बताते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती. तो उसके लिए हम कोमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी वगैरह भारतनी नदियों छे. उद्गार चिन्ह मतलब हम किसी को उद्गार व्यक्त करते हैं, जैसे आश्चर्य, प्रशंसा या तो धिक्कारनी लागणी दर्शावा माटे उद्गार चिन्ह वपराय छे. तो हम बोलेंगे शाबाश, तू सरस रम्यो, बाप रे केवड़ो मोटो सांप. तो देखा, ये सब उद्गार व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए उद्गार चिन्ह. अवतरण चिन्ह मतलब कि कोई खास बात है उसको हम अवतरण चिन्ह में बताते हैं कि कोई एक शब्द कोई शब्द के शब्द समूह पर बार दर्शावा माटे एक कवड़ू अवतरण चिन्ह वपराय छे. और जब डबल मतलब कोईना बोलेला शब्दों वाक्यों दर्शाववा
બેવડું અવતરણ ચિહ્ન વપરાય છે. ગાંધીજીએ ભારત છોડોની ઘોષણા કરી. પિતાજીએ કહ્યું, હું આજે મોડો ઘેર आवीस. तो आपको ये समझ में आ गया. ये हम गुजराती भाषा में ये सब चिन्ह है, कब, क्यों, कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो आपको समझना है. कि हम सिंपल वाक्य बोल रहे हैं तो वाक्य बोलने के बाद फुल स्टॉप बताते हैं. कोई वाक्य आधा बता रहे हैं या और लंबा है तो हम अल्पविराम. किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नार्थ, और किसी की खास बात को बताना है तो अवतरण चिन्ह. और जब हमको एकदम से ये अरे ए ओ ऐसा, तो वो सब उद्गार चिन्ह में आएगा. ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं. ये सब हमने व्याख्या पढ़ ली है. अब યોગ્ય વિરામ ચિહ્નોની મૂકી વાક્યો ફરીથી લખો. तो अब वाक्य दिया है, गांधीजीए दांडी कूच करी. तो हम उसको लिखेंगे, चिन्ह का ये सब का उपयोग करेंगे. तो आपको एक्सरसाइज में ये करना है. राम, लक्ष्मण, भरत અને શત્રુઘ્ન ભાઈઓ હતા. તમે નિશાળે કેટલા વાગે જાઓ છો? કલ્પના કહેતી, સારું એ બ્રહ્માંડ મારું ઘર છે. રવિશંકર મહારાજ મૂકસેવક મહારાજ તરીકે ઓળખાતા. ઉમાશંકર જોશીનું ઉપનામ વાસુકી છે. तो देखो, आपको कैसे वाक्य को लिखना है और कौन से चिन्हों का उपयोग करना है वो आपको लिखना है. ये सब वाक्यों में आपको चिन्ह लगा के लिखना है. अब हम ये देखते हैं कि विराम चिन्ह की व्याख्या. વાક્યના ઉચ્ચારણમાં કે લખાણમાં ક્યાં કઈ રીતે અટકવું, ક્યાં કેટલો વિરામ લેવો તેનો સંકેત કરનારને વિરામ ચિહ્ન કહે છે. વિરામ ચિહ્નના ઉપયોગથી વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે. વિરામ ચિહ્નનું નામ: પૂર્ણવિરામ, અલ્પવિરામ, પ્રશ્ન ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, अवतरण चिन्ह. तो ये सब चिन्ह बताए हैं, आपको ध्यान रखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये वाक्य हमने आपको लिखने के लिए दिए हैं. अब आता है शुद्ध लेखन. कोई भी चीज़ पूर्ण तभी होती है, शुद्ध तभी होती है कि वो साफ सुथरी और अच्छी तरह से लिखी हो. तो इसको बोलते हैं शुद्ध लेखन. गुजराती भाषाना शब्दों शुद्ध उच्चारથી બોલતા અને લખતા આવડવા જોઈએ. નીચે આપેલા શબ્દોનો અભ્યાસ કરો. अनुस्वार. अनुस्वार में अंग, रंग, गंध, गंगा, चांदो, ये सब शब्द क्या है, आपको शुद्ध उच्चार के साथ में बोलना है. ह्रस्व और दीर्घ. नीचेना शब्दों शुद्ध उच्चार थी बोलो. तो कवि, रवि, निशाળ, सितार, विमान, कुल, पूर, परंतु, सुथार, लुहार. ये छोटा ऊ है, उसको ह्रस्व ऊ वाला शब्द बोलते हैं. और दीर्घ मतलब बड़ा. आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा. अब नीचे ना शब्दों शुद्ध उच्चार थी बोलो. उदाहरण: घी, चावी, बारी, गाड़ी, नदी,
दूध, मूड़, फूल, खजूर, मयूर, ये दीर्घ ऊ वाला शब्दों है। अब और भी हम दूसरे शब्द लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये शुद्ध उच्चार थी बोलना है और लिखना है, कॉपी करनी है। अतिथि, अभिनय, अवश्य, अंगूठी, आशीष, आशीर्वाद, ईर्षा, उत्तम, उन्नति, ऊंट, ऑफिस, कजियो, किनारो, कीर्तन, कुकड़ो, खलासी, खेडूत, गणवेश, गैरलाभ, घड़ियाळ, चूंटणी, जन्माष्टमी, झूंपड़ी, टीलड़ी, ठड़ियो, ढींगली, तिथि, त्रिशूल, दिवासड़ी, धूळेटी, नाखूस, निडर, परोढ़िયું, फरियाद, बिछानु, भीषण, मुसीबत, राष्ट्रध्वज, लोकशाही, वीजड़ी, ये सब शब्द है। तो आपने ये सब शब्द देखा, विराम चिन्ह की व्याख्या भी देखी। अब हम ये ह्रस्व और दीर्घ का शुद्ध देखते, शुद्ध लेखन वाला कि ह्रस्व ऊ वाला शब्द कौन सा है और दीर्घ ऊ वाला शब्द कौन सा है, वो हमने आगे देख लिया है। ह्रस्व ऊ मतलब छोटा ऊ, और दीर्घ ऊ मतलब बड़ा ऊ और बड़ी ई। तो छोटा और बड़ा इसका हम मतलब समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हमने सही बोला है कि नहीं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है।